हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए। जेईई एडवांस वालों ने 2017 में पूछा हुआ था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। और क्वेश्चन क्या था जरा सुने। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यहाँ का बच्चों, वो सिर्फ 1.6 था। वी आर मेंशन इन द क्वेश्चन। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जेईई वालों ने एन से डिनोट किया है, हम लोग म्यू से लिखते हैं, एन से लिखा। कह रहा है कि इट एंटर्स अ स्टैक ऑफ ग्लास लेयर्स। अब देख सकते हो इसके ऊपर में बहुत सारे ग्लास लेयर्स लगे हुए हैं, देख सकते हो कई सारे ग्लास लेयर्स हैं। और ये जो एंगल दे रखा है ना बच्चों, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री, बिल्कुल। अब हमें कह रहा है कि द इंटरफेस ऑफ ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ग्लास लेयर्स आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है इस फंक्शन के हिसाब से। मतलब यहाँ n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके ऊपर जैसे जैसे लेयर बढ़ते चले जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे घटेगा। मीन्स n माइनस एम इंटू डेल्टा एन। वह डेल्टा एन क्या है दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 0.1, और एन एम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम एच स्लैब। तो मैं लिख सकता हूँ या क्या, n माइनस डेल्टा एन माइनस 2 इंटू डेल्टा एन माइनस 3 इंटू डेल्टा एन, ऐसे ही n इंटू एन माइनस एम इंटू डेल्टा एन। तो हमसे बोल रहा है कि लाइट इस सरफेस पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि बेस के उस छूते हुए ग्रैच कर गया यहाँ पर। तो हमें पूछ रहा था कि एम का वैल्यू बताइए कितने स्लैब थे। अब क्यों परेशान हो रहे हो, सिंपल भाई, मैंने क्या बताया, बेस्ट तरीका बताया कि लाइट चाहे 1000 बार रिफ्रैक्शन क्यों ना कर जाए, लेकिन म्यू साइन तो कभी नहीं बदलेंगे बच्चों। इसका मतलब जितना म्यू साइन यहाँ होगा उतना ही म्यू साइन यहाँ भी होगा। तो मैंने वही लिखा कि 1.6 इंटू साइन 30 डिग्री। ओके बच्चों, 1.6 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस m इंटू डेल्टा एन इंटू साइन 90 डिग्री। क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल था। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 1.6 इंटू हाफ, और n का वैल्यू है 1.6, m का वैल्यू क्या गिवन है यही पता करना था, और ये है 0.1, डेल्टा n का वैल्यू 0.1 और साइन 91 हो जाएगा, दिस इज 0.8। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 0.8 इक्वल टू 1.6 माइनस m इंटू 0.1, m इंटू 0.1 इक्वल टू 0.8, इसलिए m का वैल्यू कितना आ गया 8। वाकई कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, देख सकते हो इतने बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, और वो भी जेईई एडवांस में। बच्चों जेईई एडवांस कभी टफ क्वेश्चन देता ही नहीं है, हमेशा फंडामेंटल अप्रोच की तरफ वो क्वेश्चन को मोड़ता है। और हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप अच्छे से इसको नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़े से टॉपिक को मैं और बढ़ाता हूँ। देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। जेईई के एडवांस में आया हुआ था 2010 में। क्या क्वेश्चन क्या था ज़रा उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा हुआ था बच्चों। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक लाइट एयर से किसी मेटा मटेरियल में एंट्री कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है मैंने, एयर से मेटा मटेरियल में एंट्री कर रहा है। बच्चों ये मेटा मटेरियल क्या है याद है आपको? हमें कॉम्प्रिहेंशन पूरे पैराग्राफ लिखा हुआ था, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट बोल देता हूँ, फालतू में टाइम वेस्टेज होगा। एयर से मेटा मटेरियल में दे रखा है। मेटा मटेरियल एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव आ जाए, वही मेटा मटेरियल कहलाएगा बच्चों। तो हमें बोला कि लाइट एयर से मेटा मटेरियल में जब आ रहा था तो हमें कुछ इस प्रकार दे रखा है
कि ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल है बच्चों। तो हमें पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा डायग्राम सही है। विच ऑफ द, क्वेश्चन का पहला पार्ट लिख रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट डायग्राम है। मुझे 4 ऑप्शन दिए थे, समझना है थोड़ा सा। हमें कुछ इस प्रकार दिया था कि लाइट ऐसे जा रहा था, ये एंगल थीटा दे रखा है मुझे, और हमें ऐसे दे दिया था। फिर हमें, अच्छा ये एयर, ये मेटा मटेरियल। सेकेंड ऑप्शन दे रखा था कि लाइट, फिर से मैं बात कर लेता हूँ, ये नॉर्मल, ये लाइट ऐसे आ रहा था और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है इस बार। ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एयर और ये मेटा मटेरियल। मुझे तीसरा डायग्राम क्या दे रखा था, मुझे तीसरा डायग्राम दे रखा था, ये नॉर्मल, लाइट ऐसे जा रहा था, ये तो मैं क्वेश्चन में ही मेंशन था, और मुझे दे रखा था कि ऐसे डायग्राम, ये एयर और ये मेटा मटेरियल। अब मुझे एक डायग्राम और दिया हुआ था कि भाई लाइट ऐसे आ रहा था, ये नॉर्मल, और लाइट ऐसे चला गया, बिल्कुल ऐसे चला गया, ये एंगल थीटा, ये एयर और ये मेटा मटेरियल। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डायग्राम आपको सही दिख रहा है। तो चलिए एक बात सोचना है हमने, है ना। कैसे सोचोगे। हम जानते हैं कि मेटा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, ये बात तो हमें पहले से पता है भाई। मेटा मटेरियल एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है। हम कुछ ऐसे सोचें कि यार μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। जितना म्यू साइन यहाँ होगा उतना ही म्यू साइन यहाँ भी होगा, ये बात तो फिक्स है। अब आप मुझे बताओ कि μ1, तो चूंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एयर है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन थीटा। ओके बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, और μ2 को मैं म्यू लिखता हूं और इंटू साइन आर। तो जरा बताओ बच्चों कि साइन थीटा बाई साइन आर का वैल्यू क्या आ गया। अरे ये तो म्यू आ गया, और इस म्यू का वैल्यू, ये म्यू कौन सा, ये वाला मीडियम ना, इस म्यू का वैल्यू नेगेटिव में है। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि चूंकि म्यू का वैल्यू नेगेटिव है और ये एंगल तो हमें दे ही रखा है, पॉजिटिव एंगल है ये, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव एंगल तो जरूर होंगे भाई। इसका मतलब इसका थर्ड पार्ट सही है। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू मेटा मटेरियल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ऑप्शन में दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल इज v इक्वल टू सी। हमें फिर बोला गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल इज v इक्वल टू सी बाय मोड म्यू। हमें फिर बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल इज c इंटू मोड म्यू, और हमें एक ऑप्शन और दिया हुआ था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट in meta material is lambda meta material is lambda air into mod mu। ये हमें एक ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा बात सही है। ये बहुत ही सिंपल बात सामने आ रहा है भाई। हमें अच्छे से पता है कि जो μ2 बाई μ1 होता है वो v1 बाई v2 होता है बच्चों। जरा सोचिए, μ2 का वैल्यू मैं मोड म्यू लिखता हूँ क्योंकि मोड में बात कर रहे हैं, और μ1 का वैल्यू मैं एयर लिखता हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने जी। v1 का वैल्यू c है क्योंकि लाइट एयर में उसकी वेलोसिटी कितनी है, c है,
और मैं V2 निकालता हूँ यहाँ से, तो देखिए V2 का वैल्यू कितना आया, C अपॉन मोड म्यू। इसका मतलब इसका बी पार्ट तो बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, ये गलत है, ये गलत है। एक ऑप्शन और मुझे दिख रहा है, उसको भी चेक करना होगा। वेवलेंथ की बात कर रहा है लेमडा एम और लेमडा एयर में, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाय लेमडा 2 मोड म्यू बाय 1 इक्वल टू लेमडा एयर बाय लेमडा मेटा मटेरियल। और मैं कहता हूं लेमडा मेटा मटेरियल इज लेमडा एयर बाय मोड म्यू। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब देख सकते हो कि ये 2010 में जो क्वेश्चन दिया था एडवांस वालों ने, कितने प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन थे, कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। और ये बात का जिक्र मैं शुरू से करता आया हूँ कि जेई वालों का हो या नीट वालों का हो, कभी भी फंडामेंटल से ऊपर बच्चों उठता ही नहीं है। इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि पूछिए मत। लेकिन वही दिक्कत है कि बच्चे, आप लोगों में पता है कमी क्या होता है, कि आप लोग फंडामेंटल पर ध्यान देते ही नहीं हो और सीधा अरे इसको इस किताब से कर लेंगे, उस किताब से कर लेंगे, उस किताब से कर लेंगे। यार एक फिजिक्स पता है क्या है, फिजिक्स में एक छोटी सी कमी क्या है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। और कॉन्सेप्ट्स मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। और जिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोग इग्नोर कर देते हो, और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर दिया तो फिर तो हो गया, फिर तो कहानी बदल गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फंडामेंटल पर ध्यान दो। जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसको ध्यान दो, अच्छे से करो, अच्छे से समझो उसको, और देन आप आगे बढ़ो। तो मुझे उम्मीद है 2010 के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ें फिर से। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और उठाते हैं यहाँ। और मैंने चूँकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूँ। और मेरा बात यह है कि यूनिट वेक्टर along द रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर वही सवाल उठता है, कई बार जेई वालों ने पूछा हुआ था इसके ऊपर में, कई बार देखा है मैंने, कि यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टेड रे। देखिए किस प्रकार से बातें होती है। मान लीजिए ये सेपरेशन है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। एक लाइट को मैंने यूं भेज दिया था, ठीक है ना। अब आप देखो ये नॉर्मल है और लाइट ये रिफ्रैक्ट कर गया। ओके बच्चों, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो और अच्छा, ये क्या है, नॉर्मल। तो हम कुछ मानेंगे यहाँ पर, जरा समझिएगा कि हम क्या मान रहे हैं। हमने सबसे पहला नाम दिया कि एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर हो गया बात है। मैंने कहा कि दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। हमने इसके अलोंग यूनिट वेक्टर का नाम रखा है ई आई कैप। ई आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है ई आई कैप। और मैंने बोला कि यार देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना ई आर, तो ई आर कैप के बदले में मैंने लिखा यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टेड रे। मेरे बच्चे, हमें पता है कैसे क्वेश्चन देगा। हमें जब क्वेश्चन देता है तो हमें कई बार इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर दे रखा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है, नॉर्मल दे रखा होता है, और ई आर पूछ लेता है। अब देखिए इसको कैसे डील किया जाए। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा क्वेश्चन को। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और मैं कहूँगा यार यही तो ई आई है। अब आप ये बताओ कि अगर ये आई है तो ये एंगल क्या होगा। ऑफ कोर्स पाई माइनस आई। बोलिए,
हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर देना है। ये एन कैप है, ये बात तो आप जान रहे हो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई आई कैप क्रॉस एन कैप। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, थीटा क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस आई, और इनटू समथिंग यूनिट वेक्टर, रहने दीजिए इसको ऐसे। अब आप बताओ कि ई आई चूंकि यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, मतलब ये भी 1, ये भी 1, और साइन पाई माइनस आई क्या हो गया, साइन आई। इसका मतलब ई आई क्रॉस एन इक्वल टू साइन आई। हमने इसको पहला इक्वेशन बोल दिया बच्चों। सेम बात मैं इसके साथ करता हूं यहां पर, और आप मुझे बताएं, समझाएं बच्चों। ई आर क्रॉस एन कैप, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ई आर कैप एन कैप इंटू साइन पाई माइनस आर, साइन पाई माइनस आर। देखो ना, ये आर है तो हमें इसके साथ इसका क्रॉस करना है, तो ये एंगल क्या हो गया, पाई माइनस आर। ई आर भी यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो मैं कहूँगा कि 1 1 और साइन आर, मतलब दिस इज साइन आर, बिकॉज साइन पाई माइनस आर इज साइन आर। और ये हो गया ई आर क्रॉस एन। अब देखिए, हम बिल्कुल फाइनल डाटा पे हम लोग आने वाले हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ई आई क्रॉस एन डिवाइडेड बाई ई आर क्रॉस एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। और आप जानते हो कि साइन आई बाई साइन आर होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर होता है बच्चों म्यू टू बाई म्यू वन। एक बहुत गंभीर रिलेशन सामने आया भाई, और रिलेशन क्या सामने आया है कि ई आई क्रॉस एन डिवाइडेड बाई ई आर क्रॉस एन इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, हम डायरेक्टली जवाब देंगे। अब अच्छे से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से नोट करो इसको। तो चलिए बच्चों, इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, आप बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा कि यार एक मीडियम में सेपरेशन दे दिया मैंने, और मैंने यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया है, चलिए 3/2, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया है 4/3। ठीक है बच्चों, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक लाइट जरा समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन को एनालाइज करवाया है, जरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से। मैं डेंसर से रेयर में ला रहा हूँ, तो मैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल करूँगा इसको। तो मुझे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोला कि इंसिडेंट रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम दे रखा था, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर का नाम था ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके बच्चों, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यही है रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू दे रखा है सी आई प्लस डी जे। और हमसे बोला क्या गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई सी, ए अपॉन सी का वैल्यू बताइएगा। आपको समझना, देखो ई आई का वैल्यू दे रखा है ए आई प्लस बी जे। ई आई का मतलब क्या हुआ, देखिए एक्स के अलोंग ए है और वाई के अलोंग बी है, और सी आई प्लस डी जे का मतलब क्या है, एक्स के अलोंग सी है और वाई के अलोंग डी है। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, बच्चों आप मुझे बताओ, सोचो कि भाई जितना म्यू साइन यहाँ होगा उतना ही म्यू साइन तो यहाँ भी होने वाला था। तो मैंने लिख दिया कि म्यू वन टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू टाइम्स साइन आर।
यहाँ का म्यू1 का वैल्यू कितना गिवन है, 3/2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू2। म्यू2 कितना है, 4/3, 4/3 इंटू साइन आर। जरा सोचिएगा, साइन आई निकालना होगा। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी है और ये डी है, तो यहाँ का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन आई क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मीन्स ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही हम लिखेंगे 4/3 साइन आर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए जो बात मैं अब करने जा रहा हूँ बहुत गंभीर है। मैंने कहा कि ये देखो ये दोनों तो यूनिट वेक्टर ही हैं, और अगर ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यही तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जिसका वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। और ऐसे ही ई आर कैप की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, बोलिए ना, ये बात आप अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसके मैग्नीट्यूड तो 1 होते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब तुम खुद देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 9/8, 9/8 इंटू ए बराबर सी। इसका मतलब हमें पूछ रहा था a/c, एंड द वैल्यू ऑफ a/c इज 8/9। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए बच्चों, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन उठाता हूँ, और इस बार मेरा क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलो थोड़े से कॉन्फिडेंस में तुम लोग और आ जाओगे। मैंने आपसे फिर से बोला कि देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलिए 2, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, ठीक है ना। एक लाइट को मैंने भेजा था, समझने की कोशिश करें, मैंने एक लाइट को भेजा था, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर का नाम था ई आई कैप, और ये हो गया ई आर कैप। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा ये तो नॉर्मल है ना बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ई आई कैप इक्वल टू, फिर से डाटा वही देता हूँ, मैं तो एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपको। और मुझे ई आर कैप गिवन है सी आई प्लस डी जे, ओके बच्चों, सी आई प्लस डी जे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ b/d। हमने आपसे b/d नहीं, चलो मैं आपसे a/c ही पूछ लेता हूँ। बहुत बढ़िया, a/c पूछा तो क्यों घबरा रहे हो इतना, बहुत सिंपल केस मैंने दिया था। आप क्या बोलोगे, सिंपल, कि चूँकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, इसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो कितनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और जिसका वैल्यू होगा 1। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है आपको। अगर मैं इसका बात करता हूँ तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, और जिसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। अरे आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत। अब ज़रा सोचो, चूँकि हम कह सकते हैं कि मान लो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, मुझे इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस बी जे, मतलब एक्स के अलोंग ए था और वाई के अलोंग बी था। रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग दे रखा है यूनिट वेक्टर सी आई प्लस डी जे, मतलब एक्स के अलोंग सी था, वाई के अलोंग डी था। हम क्यों ना यहाँ पर
सेल्स लॉ लगा दें, क्या बोलेंगे, म्यू1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 टाइम्स साइन आर। म्यू1 इज 2 टाइम्स साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड द हाइपोटेनियस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू साइन आर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे कि बच्चों जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट तो 1 के बराबर है। क्यों 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स थे, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो क्या बच्चों 2/3 इंटू ए बराबर सी लिखेंगे, तो बताइए ए अपॉन सी का वैल्यू कितना आ गया, ऑफ कोर्स 3/2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या तुम लोग कर दोगे बच्चों, हमें उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको बेसिक लेवल पे समझ में आ चुका है। हम धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ाएं। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। देखिए, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। रियल डेप्थ क्या होता है, अपरेंट डेप्थ क्या होता है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, कई बार आप लोग देखे हो कि ग्लास में पानी भरा हुआ होता है ना, तो जो बॉटम होता है थोड़े से उठे हुए नज़र आते हैं। क्या वाकई वो उठे हुए नज़र आते हैं? अब यहीं पर तो बात उठता है, क्या वाकई ऐसा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो एक्चुअल में हम किसी भी चीज़ को जो देखते हैं ना, हम उसकी इमेज को देखते हैं, और वहाँ पर जो शिफ्टिंग होता है हम इस टॉपिक में वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 2 तरीके से हम लोग बात करेंगे। पहला तो नाम आएगा नॉर्मल व्यू। हम जितने भी बातें करेंगे ना बच्चों, सारी बातें नॉर्मल व्यू पे करने जा रहे हैं। आइए, एक छोटा सा डेरिवेशन पार्ट से, इसको थोड़े ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं ये सब छोटी छोटी बातें। मान लीजिए ये डी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और हमारी आंख यहाँ है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से देखेंगे तभी तो ये नॉर्मल व्यू कहलाएगा। अगर ये आंख इधर होगा तो ये नॉर्मल व्यू नहीं कहलाएगा। तो देखिए लाइट कैसे निकलते हैं, लाइट तो ऑब्जेक्ट से निकलेंगे और हमारी आंख तक पहुंचना है उसको। तो चलिए हमने लाइट को भेज दिया ऐसे, अच्छे से समझना, लाइट को मैंने ऐसे भेजा, और मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और लाइट आप समझो, लाइट यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हम लाइट को ऐसे भेजा था और लाइट ऐसे चला गया, डेंसर एरिया में गया, लाइट ऐसे चला गया। तो बच्चों हम कहेंगे कि अगर इसको बैक तक लेके आए तो इसकी इमेज यहाँ ट्रेस हुई है, ऑब्जेक्ट यहाँ था और उसकी इमेज यहाँ बनी है। हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया डी डैस्ट। क्या नाम दिया? डी डैस्ट। अब देखिए यही डी डैस्ट जो कहलाया, ये कहलाया एपरेंट डेप्थ, और ये डी क्या कहलाया? रियल डेप्थ। रियल में ये यहां था, लेकिन इस ऑब्जर्वर को यहां फील होगा। तो हमें बच्चों यही डी डैस्ट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने इस एंगल का नाम आई रखा, और बच्चों ये एंगल आर है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। हम कुछ नाम भी दे देते हैं, पी, बी, सी, कुछ भी दे दो, ई दे दो। जरा सोचो बच्चों, इस ट्रायंगल में क्या तुम कह सकते हो
कि 10i इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ओ बी, अपॉन बेस, तो बेस क्या है बच्चों बी सी, और मैं कह सकता हूं उस ट्रायंगल में 10r, इस ट्रायंगल में 10r क्या होगा परपेंडिकुलर। तो जो तुम कहते हो ना EC, EC और OB में तो कोई अंतर नहीं है, तो कहोगे OB, EC लिख दो फिलहाल, EC डिवाइडेड बाय EI, EI परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखो डिवाइड जैसे ही किया मैंने तो मेरा वैल्यू आया 10i बाई 10r इज इक्वल टू OB बाई BC डिवाइडेड बाय EC बाय EI। सोचिएगा OB और EC तो एक ही हैं, ये कट जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि 10i बाई 10r इज इक्वल टू नाउ EI बाय BC। जरा सोचिए बच्चों, हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल बहुत छोटा है। अगर एंगल बहुत छोटा होगा ना साइन थीटा लगभग थीटा हो जाएगा। एंगल बहुत छोटा है ना बच्चों, तो कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, और एंगल बहुत छोटा है ना बच्चों, तो टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होगा। तो यार मैंने भी तो वही काम किया, एंगल बहुत छोटा है तो 10 को मैं साइन लिखूंगा, तो मैंने साइन लिख दिया, 10 को मैं साइन लिखूंगा तो मैंने साइन लिख दिया। और मेरा EI का वैल्यू क्या है सोचिएगा, EI का वैल्यू क्या है डी डैश्ड, और मेरा BC का वैल्यू क्या है जरा सोचिएगा, BC का वैल्यू है कैपिटल D स्मॉल d। मैंने इसको मान लिया पहला इक्वेशन। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, पहले से आपको पता है कि μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 लाइट इधर से जा रहा था तो मैं इसको लिखूंगा μ इंटू साइन I इज इक्वल टू 1, बाहर तो 1 है, 1 इंटू साइन R। इस प्रकार हम कहेंगे कि साइन I बाई साइन R का जो वैल्यू आया है वो यह आया है 1 बाई म्यू। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। और हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन I बाई साइन R का वैल्यू 1 बाई म्यू, और ये किसके बराबर लिखेंगे डी डैश्ड बाई डी, डी डैश्ड बाई डी। तो जरा बताइए डी डैश का वैल्यू कितना आया, डी अपॉन म्यू। तो दिस इज नॉन एज द एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों ये क्या निकाला हमने, एपरेंट डेप्थ, इसका नाम दिया मैंने एपरेंट डेप्थ। अच्छा डी क्या हुआ, रियल डेप्थ, ये क्या हुआ रियल डेप्थ, ये कहलाया रियल डेप्थ, और ये क्या कहलाया एपरेंट डेप्थ। तो मैं अब क्या पूछूंगा कि शिफ्टिंग ऑफ इमेज कितना हुआ, तो क्या बोलोगे रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ मीन्स डी माइनस डी बाई म्यू। तो देखिए जो एपरेंट डेप्थ होती है ना वो ऑब्जर्वर की आंख से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं, ऑब्जर्वर की आंख से लेकर के और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग रियल डेप्थ कहेंगे। और शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या बोलोगे, तो तुम कहोगे ओ यहाँ था और ये ऑब्जेक्ट खिसक के यहाँ चला गया, मतलब इमेज यहाँ बना था, तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज। और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये माइनस ये, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज जो मेरा निकला था d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। बट हमें जब भी एपरेंट डेप्थ की बात करेगा तो हम सीधा बोलेंगे d अपॉन म्यू। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ सीख लिया था। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि डी डैश्ड इक्वल टू डी अपॉन म्यू। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना वो बहुत गंभीर मुद्दा है,
यार इस म्यू तो रिलेटिव टर्म है भाई, तो मैं क्यों ना इस म्यू को रिप्लेस करके लिख दूं कि म्यू रिलेटिव। क्या लिखूंगा? म्यू रिलेटिव। अब जैसे देखो, अब इस म्यू रिलेटिव का फ़ायदा क्या मिलने वाला वही समझाने जा रहा हूँ। म्यू रिलेटिव को लिखते कैसे हो? म्यू रिलेटिव को लिखोगे म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, और इसका नाम दूंगा मैं म्यू रिलेटिव। जैसे तुम देखो ना बच्चों, मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट यहां था, ये डी है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और बाहर एयर था। ऑब्जर्वर की आंख यहां है। आप समझ रहे हो बात है? तो मैं पूछूं कि म्यू रिलेटिव कैसे निकालोगे, तो म्यू रिलेटिव निकालने का तरीका बताया कि म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जेक्ट, तो म्यू ऑब्जेक्ट कितना है? म्यू बाय म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर कितना है? एयर। अब देखिए मेरे लिए कितना आसान हो गया, म्यू रिलेटिव का वैल्यू आ गया म्यू अपॉन 1। तो मैं क्या अपेरेंट डेप्थ निकाल सकता हूँ? डी अपॉन म्यू रिलेटिव। इसका मतलब दिस इज डी अपॉन म्यू। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका है। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से समझना, यही ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से h हाइट नीचे था, ठीक है बच्चों, h हाइट नीचे था, और एक ऑब्जर्वर बिल्कुल यहीं पर सटा हुआ है। याद रखिएगा जब भी हम अपेरेंट बात करेंगे ना, तो ऑब्जर्वर को इंटरफेस पे आना होगा। ऑब्जर्वर को कहाँ आना होगा बच्चों? इंटरफेस पर। मैंने कहा कि ये जिस मीडियम में रखा हुआ है ना बच्चों, वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलिए 3/2, और ये इस बार पानी से देख रहा है। समझना, पहले मैंने इधर एयर रखा था, अब हमने क्या बोला कि यहाँ है पानी और यहाँ है 3/2, मतलब ऑब्जर्वर पानी में है और ऑब्जेक्ट एयर में था, ऑब्जेक्ट ग्लास में रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा? म्यू रिलेटिव निकालूंगा। ऑब्जर्वर देखना चाह रहे, पहले म्यू रिलेटिव निकालते हैं, तो क्या कहेंगे? म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर। अब देखिए ऑब्जेक्ट का कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी मीडियम है भाई? 3/2, और ऑब्जर्वर के लिए कौन सा मीडियम है? 4/3। पहले क्या था? पहले एयर से व्यू करता था, अब हमने अंतर क्या कर दिया कि हमने एयर नहीं दे करके यहाँ पर पानी वानी डाल दिया। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? म्यू रिलेटिव का जो वैल्यू आएगा दिस इज 9/8। ओके बच्चों, अब तुम बताओ, मुझे पता करना था कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, तो मैं डी डैश का वैल्यू बोलूँगा डी अपॉन म्यू रिलेटिव। तो बोलिए डी का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताइए, एच, और म्यू रिलेटिव क्या लिखेंगे? 9/8। इसका मतलब डी डैश इक्वल टू 8h/9, और 8h/9 का मतलब वो कहाँ से? वो यहाँ से 8h/9। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर इमेज बना था, एंड दिस इज 8h/9। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। आप अच्छे से इसको नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो बच्चों जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करवाया जाएगा तब तक हमारा ये अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको प्रॉब्लम की मदद से ना थोड़े से एनालाइज करते हैं। चलो छोटा सा एग्जांपल ले, तो बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अब समझ जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चों मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया है, एक खेल खेलता हूँ मैं, कि मान लीजिए एक लेक है, एक लेक है, इसमें पानी होगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ मैंने पानी दे दिया है बच्चों, पानी, और इस पानी में एक फिश है, इस पानी में एक फिश है, देख लो आप।
चलिए यही फिश है। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये फिश इस सरफेस से 36 सेंटीमीटर नीचे है। ये फिश इस इंटरफेस से 36 सेंटीमीटर नीचे था और इस सरफेस से जस्ट ऊपर एयर था, उसमें एक बर्ड फ्लाई कर रहा था। अब देख सकते हो बर्ड है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि ये भी 36 सेंटीमीटर था। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब देखिए खेल, देखिए कितना मज़ेदार खेल है बच्चों। ये बर्ड 36 सेंटीमीटर ऊपर था और ये फिश भी 36 सेंटीमीटर नीचे है। यहाँ तक मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने कहा कि पहला पार्ट अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। मैंने अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड पूछा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, कि फिश से कितने डिस्टेंस पे फिश से कितने डिस्टेंस पे बर्ड का इमेज है। और मेरा चौथा पार्ट है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड। मैं एक एक बातों को बहुत गंभीरता से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे अगर ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा तो आपको अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले पहला पार्ट पूछता हूँ। मैंने पहला पार्ट क्या दिया था, अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। देखिए जब हम बात बर्ड का करेंगे कि बर्ड की अपरेंट ऊंचाई देखना चाहेंगे, तो यार एक बात बताओ, बर्ड के बारे में जब हम सोचेंगे तो बर्ड को देखने वाला कौन था? फिश। अरे दुनिया में दो ही तो है, तीसरा तो हम लोग भी नहीं है। या तो बर्ड है या फिश है, और तो कोई है ही नहीं, मान के चलो। यहां पर तो अपरेंट हाइट ऑफ जब बर्ड निकालना है तो बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा और फिश मेरा ऑब्जर्वर कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, हम जब भी अपरेंट की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर को सरफेस पर आना पड़ेगा। ऑब्जर्वर को सरफेस पे आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि जो भी हमने डेरिवेशन निकाला था उसमें ऑब्जर्वर की आंखें बिल्कुल सरफेस पर था। तो हम चूंकि अपरेंट बात कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले म्यू रिलेटिव निकाल लेते हैं। म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर। तो बताएं म्यू ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेरे बच्चे? 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो बताएं म्यू ऑब्जेक्ट लिखोगे, चूंकि ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट है। तो बर्ड कहाँ है? हवा में है। तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है? ऑफ कोर्स पानी से देख रहा है, यहाँ से। मैंने कहा था इस फिश को यहाँ आना होगा तब बात हो बनेगी, अपरेंट की बात बनेगी। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे? 4/3। 4/3 मतलब बच्चों ये हो गया 3/4 एंड दिस इज द म्यू रिलेटिव हेयर। देन फार्मूला क्या कहता है? डी डैश इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। अब मुझे बताओ कि डी कितना है, जल्दी से बता दो डी कितना है। चूँकि हम बात तो बर्ड के लिए कर रहे हैं तो इस इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? ऑफ कोर्स 36 सेंटीमीटर पे है भाई। तो डी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 36 सेंटीमीटर
डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, एंड म्यू रिलेटिव इज 3/4। इसका मतलब डी डैश इक्वल टू 36 इंटू 4/3, 3 बार। डी डैश इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब है कि जब ये फिश इस इंटरफेस से इस बर्ड को देखेगा तो ये बर्ड इसको 36 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा। ये बर्ड इसको दिखेगा बच्चों यहाँ से 48 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से 48 सेंटीमीटर यहाँ पर बर्ड दिखेगा, यहाँ पर बर्ड दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बर्ड यहाँ नहीं दिखेगा, ये बर्ड यहाँ दिखेगा। अब जरा समझने की कोशिश करें, हमें अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? आप समझ रहे हो ना, मैं बातें एपेरेंट की बात कर रहा हूँ। मैं जब भी एपेरेंट की बात करूँगा ना, तो एपेरेंट के लिए ऑब्जर्वर को इंटरफेस पे आना होगा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँगा, एपेरेंट बात करूँगा, तो मैं कहूँगा कि जो इस बर्ड की जो इमेज बनी है ना, वो यहाँ से 48 सेंटीमीटर पे, क्योंकि मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ कि हम तो किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते हैं। अरे यार, हम देखते किसको हैं? हम तो देखते हैं उसकी इमेज को देखते हैं, और इस बर्ड का इमेज 48 सेंटीमीटर पे जाके बना है या इस सरफेस से। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन का लिया कि फाइंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, कि फिश की गहराई क्या है भाई, कहाँ एपेरेंट डेप्थ कितना था। तो बात तो उठ रहा है फिश का। तो जरा सोचिए कि इस फिश को सोचने वाला कौन था? एक ही तो है यार, बर्ड नाम का है? तो ये फिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस अब की बार। और बर्ड क्या है भाई? ऑब्जर्वर हो गया अब की बार। तो बताइए म्यू रिलेटिव क्या लिखेंगे? म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर। तो म्यू ऑब्जेक्ट कितना है? सोच के देखिएगा, म्यू ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है। तो देखिए, इस फिश को देखने के लिए इस बर्ड को इसके इंटरफेस पे आना होगा, तभी जाके बात बनेगी एपेरेंट का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो कि एपेरेंट जब भी नाम लेंगे बच्चों, तो ऑब्जर्वर को इंटरफेस पर ही आना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तो इस बर्ड को अब मान लो यहाँ पर बर्ड है, और बर्ड यहाँ से देख रहा है इसे। तो तुम बताओ, बर्ड हवा में है और फिश पानी में है, तो म्यू रिलेटिव क्या लिखेंगे? म्यू ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे इस बार 4/3, और म्यू ऑब्जर्वर लिखेंगे 1, क्योंकि ऑब्जर्वर तो एयर में था। तो इस बार जो मेरा म्यू रिलेटिव आया वो आया है बच्चों 4/3। अब बात करेंगे यार, कहाँ दिखाई दिया होगा इसको? डी डैश इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। अच्छा, डी कितना है? सोच के देखिएगा। अगर ये बर्ड यहाँ से देखे तो इसके लिए कितने नीचे है? वैसे कितने नीचे? 36 सेंटीमीटर नीचे है। तो मैं लिखूँगा 36 डिवाइडेड बाय 4/3। इसका मतलब 36 इंटू 3/4, 49, एंड डी डैश इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस बर्ड को ये फिश यहाँ से बच्चों सोच के देखिएगा, यहाँ से सिर्फ 27 सेंटीमीटर नीचे देखिएगा। रियल में ये 36 सेंटीमीटर नीचे था, लेकिन इस बर्ड को कहाँ दिखाई देगा? अगर ये बर्ड यहाँ से ऑब्जर्व करे तो इस बर्ड को सिर्फ 27 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगा। तो मैं कहूँगा एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरे पार्ट कर लिया। अब क्या बोल रहा है? तो देखो, बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार इस बात का रिपीट कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि भाई जब भी एपेरेंट का नाम लोगे तो एपेरेंट के लिए ऑब्जर्वर को इंटरफेस पे आना होगा। क्योंकि जब हमने एपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड किया था तो फिश को मैंने यहाँ लेके आया था। जब मैंने एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश का नाम लिया था तो मैंने बर्ड को यहाँ लेके आया। तब याद रखिएगा, एपेरेंट का नाम आते ही दिमाग में एक ही बात उठेगा कि ऑब्जर्वर को तो इंटरफेस पे आना ही पड़ेगा, तभी हम एपेरेंट वैल्यू निकाल पाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। तो बताइए D1 का वैल्यू पूछ रहा था।
डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, देखिए अगर ये फिश यहाँ से देखता तो ये बर्ड का इमेज कितना है, यहाँ से 48 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि ये फिश कहाँ से देख रहा है, यहाँ से भी 36 सेंटीमीटर नीचे। अरे इसको मत देखो, ये तो इमेज है इसका। अगर मैं पूछता हूँ डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, तो फिश अगर यहाँ से देखता तो 48 था, बोलिए, लेकिन फिश देख कहाँ से रहा है, यहाँ से भी 36 नीचे। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश है वो ये वाला है, तो और मैं इसको लिखूंगा 48 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर, और इसका आंसर क्या होगा 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कहेंगे बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम दिस फिश इज 84 सेंटीमीटर। और मेरा फोर्थ पार्ट क्या था क्वेश्चन का, जरा उसको भी सुने। मेरा फोर्थ पार्ट था कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये बर्ड यहाँ से देखता, अगर ये बर्ड यहाँ से देख रहा था तो ये फिश इसको सिर्फ 27 सेंटीमीटर पे नजर आया था, लेकिन चूंकि ये बर्ड देख कहाँ से रहा है, यहाँ से भी 36 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश तो ये वाला है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, तो आपका जवाब क्या होगा 27 सेंटीमीटर प्लस 36 एंड दिस इज 63 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड इज 63 सेंटीमीटर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ गया है आपको बच्चों। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था? हमें इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। चूँकि आज की क्लास का आवर थोड़ा छोटा सा था इसलिए मैं इससे ज़्यादा तो कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों।